Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shukohabad, and today we are here to study Class 11th NCERT Geography, Indian Geography, Physical Environment, and we are on chapter number 3, that is about the drainage system or pattern in India. And this chapter, we have already completed the first part of this chapter wherein we talked about some basic terminologies of what is a watershed, what is drainage, what are different types of drainage, which includes dendritic, trellis, radial, centripetal, and all of these. Today we would be talking about how the rivers in India, कि जितनी भी rivers हैं इंडिया में उनको किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज में, which means that how are they divided in terms of their flow, वो किस उनके flow के हिसाब से, उनके जहाँ पे वो मिल रही हैं ओशन में उसके हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से how are we डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द रिवर्स. सबसे पहले जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत सारे अलग अलग बेसिस में डिवाइड होता है. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के डिस्चार्ज की बात करते हैं, यानी कि कहाँ पे जाके वो पानी छोड़ रहे हैं. डिस्चार्ज ऑफ वाटर यानी कि कहाँ से नदियाँ सारा पानी जहाँ से भी ला रही हैं पर छोड़ कहाँ पे रही हैं, यानी कि उनका डिस्चार्ज कहाँ पे है, अरेबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल में है. सो ये इंटू दो कैटेगरीज में है, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू दिल्ली रिज. तो ऐसी रिवर्स जो होती हैं, जो कि कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जा रही हैं और कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं. सो जितनी भी रिवर्स आपने मैप है आपके पास, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अरेबियन सी है. तो जितनी भी रिवर्स हैं अरेबियन सी में जा रही हैं और जितनी भी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आ रही हैं, उनके बीच में एक वाटरशेड, हमने देखा था ना वाटरशेड क्या होता है, एक डिवीजन होता है जो दो बड़े रिवर सिस्टम्स को डिवाइड करता है. उसी तरीके से जो दिल्ली रिज है, यानी कि जो अरावलीज के माउंटेन्स हैं, वो एक वाटरशेड की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें जो भी रिवर दिल्ली रिज के इस तरफ फ्लो करती हैं वो सारी की सारी अरेबियन सी में जाती हैं, और जो भी रिवर दिल्ली रिज के इस तरफ फ्लो करती हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है. अभी इस तरफ उस तरफ मतलब जितनी भी रिवर्स दिल्ली रिज के वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो अरेबियन सी में जाती हैं. जितनी भी रिवर्स दिल्ली रिज के ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं वो सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. तो द अरावलीज और जो सह्याद्रीज हैं, वाटर डिवाइड है, एक वाटर डिवाइड की लाइन है. नियरली जो 77% ऑफ जो ड्रेनेज है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है. वाइल सिर्फ 23% रिवर्स ऐसी हैं जिनसे जो वाटर है वो आपका अरेबियन सी में जाता है, जिसमें आपकी इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार बड़े बड़े सिस्टम्स हैं. और इनके अलावा छोटी छोटी और रिवर्स हैं जिनको हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ लेंगे कि कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं. नाउ देयर इज दिस मैप गिवन इन योर बुक. आप इस मैप को बहुत ध्यान से देख सकते हैं. इस मैप में आपको ये जो लाइन दिख रहा है, कैन यू सी दिस लाइन, ये जो लाइन है ये आपका ये वाटर डिवाइड है. ये क्या है, ये वाटर डिवाइड है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी रिवर इस लाइन के इस तरफ हैं वो सारा पानी अपना बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं, और जितनी भी रिवर्स इस लाइन के इस तरफ हैं वो सारा पानी अपना अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कह सकते हो आप. इस तरीके इसको आप क्या कह सकते हो, ये हमारा मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया में जो रिवर्स की ड्रेनेज है उसका एक स्लोप है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटरशेड. साइज ऑफ द वाटरशेड का मतलब यानी कि जहाँ से वो पानी उठा के, मतलब जो भी पूरा रीजन, एक नदी का जितना भी पूरा बड़ा एरिया है, जिस भी एरिया, टोटल एरिया ऑफ रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का जो भी एरिया है जिसमें वो फ्लो करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटरशेड बोल देते हैं. वाटरशेड क्या है, टोटल एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर रिवर इज इट्स वाटरशेड. तो वाटरशेड के साइज के बेसिस पे, यानी कि कितने ज़्यादा एरिया में वो फैली हुई है, उस बेसिस में भी रिवर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहली तो है मेजर रिवर्स, यानी कि वो रिवर्स जो कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैली हुई हैं, उनको हम मेजर रिवर्स बोलते हैं. अब मेजर रिवर्स कौन सी हैं, माइनर रिवर्स कौन सी हैं, और आपकी ये मीडियम रिवर्स कौन सी हैं, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए. सो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इनका कैचमेंट एरिया होता है, जिसमें आती हैं आपकी 14 ड्रेनेज बेसिन्स हैं टोटल, जिसमें से आपकी कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो आपकी मेजर रिवर बेसिन्स का पार्ट है. नेक्स्ट इज मीडियम रिवर बेसिन. मीडियम कौन से होते हैं, 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच के जितने भी होंगे वो आपके मीडियम होंगे. इसमें टोटल 44 रिवर बेसिन आते हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार और मित्र.
थर्ड आपकी जो माइनर रिवर बेसिन हैं उसमें आपकी लेस देन 2000 यानी कि 2000 से भी कम का जिनका एरिया होता है वो आपके माइनर में आती हैं। यहाँ पे जो जितनी भी रिवर जनरली माइनर में होती हैं ये मेजरली आपकी रिवर के फ्लो यानी कि रेनफॉल यानी कि बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। बारिश होगी तो इन नदियों में पानी होता है, अदरवाइज मोस्टली ये सूखी रहती है। हमने देख फिगर 3.1 में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ठीक है। जो हिमालयंस एंड ड्रेनेज डिस्चार्ज देयर वाटर ईदर इन द बे ऑफ बंगाल और इन द अरेबियन सी। तो जनरली जो रिवर्स हैं हिमालयन ओरिजिन यानी कि हिमालय से निकल रही हैं वो या तो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डाल देती हैं या वो अपना पानी अरेबियन सी में डाल देती हैं। आपको ये रिवर्स को आइडेंटिफाई करना है। लार्ज रिवर्स फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव देयर ओरिजिन इन दी वेस्टर्न घाट्स। और बहुत सी ऐसी रिवर्स बड़ी बड़ी जो कि वेस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं वो मेजरली आपके वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन दी बे ऑफ बंगाल। और अपना वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज करती हैं। द नर्मदा और तापी दो ऐसी बड़ी रिवर्स हैं जो एक एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस यानी कि ये पहली बात तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती हैं और ये काफ़ी बड़ी हैं और ये दोनों ही अपना पानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं। दे अलॉन्ग विद बहुत सी ऐसी स्मॉल रिवर्स हैं जो कि अपने पानी को अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। तो इसी वजह से जो ऊपर के दोनों कैटेगरीज हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं। वो हमारी कंट्री में ओरिजिनेट होने वाली सारी रिवर्स को एक तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसीलिए हमने रिवर्स को एक अलग बेसिस पे डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। मोड ऑफ ओरिजिन यानी कि कहाँ से रिवर शुरू हो रही है, उसका नेचर कैसा है और उसके फीचर्स कैसे हैं। तो जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वो दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न और एक होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न में जो रिवर्स होंगी वो सारी हिमालय से ओरिजिनेट होंगी मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं तो ये पूरे साल भर फ्लो करती हैं और इनमें पानी की क्वांटिटी कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स ज़्यादा होती है। पेनिनसुलर रिवर्स ऑन दी अदर हैंड जनरली वेस्टर्न घाट्स या फिर ईस्टर्न घाट से नहीं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। वेस्टर्न घाट्स की या तो इस तरफ चली जाएंगी या इस तरफ आ जाएंगी। इस तरफ आएंगी तो आपके बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करेंगी, इस तरफ जाएंगी तो अरेबियन सी में पानी डिस्चार्ज करेंगी। जनरली अब क्योंकि अरेबियन सी इधर है, अरेबियन सी इस तरफ है, वेस्टर्न घाट्स जस्ट उससे लगे हुए हैं, तो जो वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी को नदियाँ जाती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं और जो वेस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल की तरफ नदियाँ आती हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। इनमें साल भर पानी नहीं होता है, ये रेन वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं कि जब बारिश होगी तब इनमें पानी भरेगा, तब ये पानी फ्लो करके आगे जाएंगे। ऑल्दो इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग दी चंबल, कुछ रिवर्स हैं जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, केन। अभी क्या है, ये ना ही हिमालय से ओरिजिनेट होती है ना ही पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, बट ये सेंट्रल एरिया यानी कि विंध्याचल सतपुरा से ओरिजिनेट होती हैं। तो इनको कैटेगराइज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक, पर ये नदियाँ बहुत पुरानी नदियाँ यानी कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से भी पुरानी नदियाँ हैं आपकी चंबल, बेतवा, सोन वगैरह। सो इनका ओरिजिनेशन अब हिमालयस बनने से भी पुरानी नदी है तो हम इनको कुछ कह नहीं सकते कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बट ये जो हमारा हिमालय और पेनिनसुला वाला क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी कि अगर दिस इज़ एक्सेप्टेड, ये हम सब जनरली ऑल जोग्राफर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम भी इसी पैटर्न के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें काफ़ी सारी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और बिग रिवर्स आती हैं आपकी। इट इज़ द आउटकम ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये बोल रहे हैं जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और बिग रिवर्स हैं। आउटकम है आपके एवोल्यूशनरी प्रोसेस का, यानी कि इतने समय से जो एवोल्यूशन हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, एवोल्यूशंस आए हैं थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स के, ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स यानी कि प्लेन एरिया, माउंटेन एरियाज एंड योर प्लेट्यू एरियाज, एंड द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिपिटेशन, और बारिश का प्रभाव, बारिश की कंपैरिजन में जो जितना उसमें से पानी आ रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग हैव चेंज, जिसकी वजह से आपको ये रिवर्स आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हिलती हुई दिख जाती हैं। सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज, हम हिमालयन ड्रेनेज की बात करेंगे। तो जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं वो लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी कि काफ़ी पुराने समय से हैं। इट मेनली इंक्लूड, इसमें कौन सी है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हैं।
सिंस इनको स्नो यानी कि जो यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं उनसे भी पानी मिलता है और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश से भी पानी मिलता है, तो जनरली ये जो रिवर सिस्टम होता है ये पेरिनियल होता है। इन दी फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था कि पेरिनियल और एफिमेरल रिवर्स कौन सी होती हैं। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें साल भर पानी फ्लो करता है, और एफिमेरल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें साल की सिर्फ कुछ समय के लिए जब बारिश का सीजन होता है तभी पानी फ्लो करता है। तो क्योंकि जो हिमालयन ड्रेनेज की रिवर्स हैं उनको स्नो से भी पानी मिलता है और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश से भी पानी मिलता है, तो ये साल भर पानी रहता है। दैट इज वाई दे आर नोन एज पेरिनियल रिवर्स। दीज रिवर्स पास थ्रू जाइंट गॉर्जेस, ये काफ़ी हमने गॉर्जेस भी पढ़ लिया है क्लास 11th का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में। गॉर्जेस क्या होते हैं, ये बड़े बड़े गॉर्ज को कट करती हैं, इरोजन एक्टिविटी करती हैं साथ में विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज। जैसे जैसे हिमालयाज की हाइट बढ़ती जा रही है इनकी इरोजनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। बिसाइड्स डीप गॉर्जेस, गॉर्जेस के अलावा ये वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, पता है हमको, रैपिड्स बनाती हैं, पता है हमको, वाटरफॉल्स बनाती हैं, ये भी पता है हमको। इन देयर माउंटेनियस कोर्स, अपने माउंटेनिंग कोर्स में ये नदियाँ ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। वाइल एंटरिंग दी प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स। अभी हमें देखो यही फ़ायदा होता है पहले फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने का और अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना। हमको पता है रैपिड्स कैसे वाले वाटरफॉल्स होते हैं, वाटरफॉल नॉर्मल वाला वाटरफॉल क्या होता है, गॉर्जेस क्या होते हैं जो बड़े डीप डीप वी शेप्ड वैलीज क्या होती हैं, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी कि जब पानी आएगा तो अपने साथ सामान लेके आएगा, जिसकी वजह से फ्लैट वैलीज बनती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनती हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं और ब्रेडेड चैनल्स बनते हैं। हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 11th वाली फिजिकल ज्योग्राफी में, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ, और माउथ रिवर के माउथ के पास डेल्टाज फॉर्म होते हैं। डेल्टाज यानी कि जहाँ पे रिवर मतलब एंड ऑफ द रिवर आपको ऐसे दिखेगा अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा लैंड मास का टुकड़ा होता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। In the Himalaya reaches, the course of these rivers is highly tortuous। अब ये बोल रहे हैं कि जो हिमालय में, अगर हम हिमालयस के पास बात करते हैं तो ये जो नदियाँ जो ये रास्ता चूज़ करती आती हैं ये काफ़ी टॉर्चरस यानी काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा रास्ता होता है। पेड़ पौधे के बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, डीप एरियाज, बहुत सारे टॉर्चरस रूट होता है। बट प्लेन्स में आके इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी हो जाती है। मियांडरिंग टेंडेंसी मतलब ऊपर से तो कैसे ना कैसे खतरा टालते टालते नीचे आ गई, बट अब इनको यहाँ पे खुला ज़मीन मिल जाती है तो ये मियांडर करना शुरू करती हैं, ऐसे ऐसे घूमना शुरू करती हैं। इनकी जो मियांडरिंग टेंडेंसीज होती हैं रिवर्स की वो बढ़ जाती हैं, और इस वजह से ये अपना रास्ता यानी कि अपना कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। रिवर कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, इस तरीके से रिवर दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों मैम सौरो, क्यों सौरो मतलब दुख, दुख क्यों बोलते हैं मैम, नदियाँ तो पानी देती हैं। क्योंकि ये जो रिवर कोसी है ये बिल्कुल भी इसका कोई रास्ता फिक्स नहीं है, ये कभी भी कहीं से भी टपक के आ जाती है, बह जाती है और उस जगह को वो फ्लडेड कर देती है। हाँ, ये बार बार अपना कोर्स, अपना रास्ता बदलती रहती है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर देती है बिहार में। द कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अपने, और सिर्फ बारिश ही नहीं, मतलब पानी ही का फ्लडिंग नहीं, बट इसके साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स यानी कि मिट्टी विट्टी भी आती है जो कि यहाँ पे आके जम जाती है अपर रीजेस से और प्लेन्स में आके डिपॉजिट हो जाती है। तो कोर्स गेट ब्लॉक, इसकी वजह से क्या होता है जो रास्ता उसने लेना होता है वापस जाने के लिए वो ले नहीं पाती है और पानी वहीं पे जाम हो जाता है, एंड रिवर अपना रास्ता दूसरी जगह बदल देती है। अब जहाँ वो रास्ता बदलती है वहाँ फिर बाढ़ आ जाती है। वाइल ये जो कोसी है ये क्यों इतने लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ? डू यू थिंक दैट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द रिवर्स इन जनरल, इन द कोसी इन पर्टिकुलर, रिमेन्स द सेम और डज इट फ्लक्चुएट? तो आपको क्या लगता है कि जो ये नदियाँ हैं इनमें जो पानी बहता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या वो ऊपर नीचे होता रहता है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा, आपको किसी को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट हम इसका आंसर पढ़ने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब हम देखेंगे किस तरीके से जो गंगा है और नर्मदा है इनके फ्लो पूरे साल भर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, कौन सी ऐसी नदी है कब गंगा, हमें पता है गंगा साल भर बहती है, पर कब गंगा में ज़्यादा पानी होता है, कब गंगा में कम पानी होता है, ज़्यादा पानी क्यों होता है, कम पानी क्यों होता है, कौन से सीजन में होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। When does the river course receive the maximum quantity of water? जो रिवर कोर्स है यानी कि जो रिवर का रास्ता है सबसे ज़्यादा पानी कब मिलता है? क्या क्या हैं पॉजिटिव, फ्लडिंग की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को, ये सारी चीज़ों के बारे में वी वुड बी डीलिंग।
हाँ, सो ये एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज यानी कि जो हिमालयन रिवर्स हैं ये किस तरीके से एवोल्यूशन, ऐसा क्या हुआ कि हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट हुए। देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो जोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो बिलीव करते हैं, उनके काफ़ी सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं कि हिमालयन रिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुई होंगी। हाउएवर जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको लगता है कि जो माइटी रिवर यानी कि पहले एक बहुत बड़ी सी नदी बहती थी जिसका नाम शिवालिक था, या फिर जिसको आप इंडो ब्रह्मा रिवर भी बोल सकते हो। तो इनका कहना था कि एक बहुत ही बड़ी सी नदी जिसका नाम शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नाम की नदी थी, ये पूरे इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ असम फ्रॉम ऑफ द हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब, यानी कि बहुत बड़ी सी नदी थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा या फिर जिसको आप शिवालिक भी बोल सकते हो। ये पूरे आपके असम से लेके पूरे आपके पंजाब तक, यानी कि फुल पंजाब, असम टू पंजाब तक पूरी एक बड़ी नदी जाती थी। और ये कैसे था, हमने क्लास इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में बात करी थी किस तरीके से जो इंडिया था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। जब वो पहले यहाँ पे क्या था, 33 था, मूव कर रहा था, काफ़ी पास में आ गया, तो जो पानी था वो कम हो गया, बीच में एक नदी की तरह फ्लो करने लगा। धीरे धीरे और जैसे ही ज़मीन मिलती जाएगी, जो पानी होगा आप वहीं पे रुक तो सकता नहीं है, ऐसे गायब भी नहीं हो सकता, तो वो फ्लो होके आपके रिवर्स बन गया। ट्रांसफर द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट चल रही थी हिमालय ऑफ द हिमालयज, असम से लेके पंजाब तक, फिर सिंध तक, और फाइनली जो गल्फ ऑफ सिंध है यानी कि सिंध के इधर जो गल्फ है उसमें जाके पानी डिस्चार्ज हो जाता था। ये बात करें हम मायोसीन पीरियड की, करीब 5 से 24 मिलियन साल पहले। The remarkable continuity of the Shivalik and its lacustrine origin and alluvial deposits consisting of sand, silts, clay, boulders, conglomerates support this. और हमको इसी रास्ते में, जिस रास्ते की जियोलॉजिस्ट बात करते हैं कि असम से पंजाब के बीच में शिवालिक नदी बहती थी, यहाँ से हमको सैंड मिली है, सिल्ट मिली है, जो रिवर अपने साथ डिपॉजिट करके लाती है, क्ले मिला है, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। बड़े बड़े पत्थर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा गांठ सी बन जाती है, उनको हम कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ये हमको मिले हैं यहाँ पे, तो जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ यहाँ पे एक रिवर तो जाती होगी, तभी ये सारी चीज़ें जो कि एक रिवर से एसोसिएटेड होती हैं वो हमको यहाँ पे मिल रही हैं। It is opined that in due course of time, Indo-Brahma river was dissembered into 3 main drainage system. ऐसा माना जाता है कि ये ही जो इंडो ब्रह्मा का रिवर सिस्टम था, ये ही आपके 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम इंडस रिवर सिस्टम, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी, गंगा और इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और सेंट्रल इंडियन ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी यही रिवर आपकी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। The dismemberment was probably due to Pleistocene upheaval in the Western Himalayas. वही मैंने आपको बोला कि ये जो रिवर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, मेजरली क्यों था। आप मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, दोनों के बीच में यहाँ पे पानी है, तो धीरे धीरे करके अब ये इतना पास है, अब यहाँ से जो पानी फ्लो कर रहा है उसको हमने शिवालिक नाम दे दिया। बट क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ये मूव करती जा रही थी, अब ये मूव करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके अपहीवल आना शुरू होगा। तो जो पानी ये यहाँ पे डिपॉजिट था, धीरे धीरे करके उसको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, एंड फाइनली इट विल टर्न इनटू रिवर्स, रिवर की तरह ये इधर उधर फ्लो करने लग जाएगा। तो जो प्लीस्टोसीन पीरियड में अपहीवल यानी कि उठाव आया था ज़मीन में, उसकी वजह से वेस्टर्न साइड में हिमालयाज में ये रिवर्स जो थी वो डिवाइड हो गई, इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोटवार प्लेट्यू। और इसी के साथ जब अरावलीज भी ऊपर हो गए थोड़ा सा, तो इसकी वजह से एक वाटर डिवाइड यानी कि एक डिवीजन बन गया इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच में। Likewise, the down thrusting of the Malda Gap areas between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau during the डाउनवेलिंग अपवेल क्या हो गया, ऊपर उठना। डाउनवेलिंग क्या है, मालदा गैप यानी कि आपका ये जो बांग्लादेश है ना, यहाँ पे पहले बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश की पूरी कंट्री एक डेल्टाइक कंट्री है। डेल्टाइक कंट्री मतलब यहाँ पे पानी आता गया, पानी अपने साथ सेडिमेंट्स लाता गया, और एक पॉइंट ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक नया कंट्री बन गया पूरा का पूरा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली जगह थी, गैप था, बांग्लादेश ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेडिमेंट्स आए, सेडिमेंट्स ने यहाँ पे डिपॉजिट करी, तो आज वो जो कंट्री है वो इसकी वजह से बनी है। मालदा गैप हो गया था आपके राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटो के बीच में ड्यूरिंग ए मिड प्लीस्टोसीन पीरियड में, जिसकी वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी एक दूसरे के पास आके मिल गए और बे ऑफ बंगाल में बहने लगे। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं ये कि अगर आप मान लिया ये आपका पूरा इंडिया है, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ऊपर जाते जाते, पहले नहीं जा रहा था, पहले एक मस्त एक सीधी सी रिवर यहाँ पे गुजर रही थी। जब इसके टकराव हुआ तो जो रिवर यहाँ से सीधी गुजर रही थी वो इधर इधर और इधर बहने लग गई।
आप इधर उधर बहने लगे तो गंगा को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इंडस को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, गंगा को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ब्रह्मपुत्र को ऐसे सीधा आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होता है। इंडस इस तरफ चली जाती है, गंगा घूम के इस तरफ आ जाती है और ब्रह्मपुत्र भी इधर से घूम के नीचे की तरफ आती है। तो ये क्यों हुआ मैम? सबसे पहले इंडस को समझते हैं। इंडस के साथ क्या हुआ, इंडस जाना तो सीधी ही चाहती थी, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे बन गया एक थोड़ा सा स्लोप, यानी कि थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया और यहाँ पे बन गए दिल्ली रिजेस, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ, जिसकी वजह से जो इंडस जो पहले सीधी फ्लो करती है और वो इस तरफ फ्लो हो गई, इसकी जो वो डाइवर्ज हो गई और अब आपके इस तरफ से निकल गई। गंगा के साथ भी आपने देखा पहले कैसे गंगा नीचे की तरफ आती है, फिर एकदम से मुड़ जाती है। ये क्यों मुड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा गड्ढा है, जिसमें जब गंगा सीधी जा रही होती है तो गड्ढे में फंस जाती है और फिर सीधी 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 जाती है, तो वहाँ पे एक और मालदा गैप मिलता है जिसमें जाके वो बह जाती है। सेम गोज विद ब्रह्मपुत्र भी इसी कारण हुआ था। तो इसी वजह से जो तीनों रिवर्स हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करते हैं। इंडस रिवर अरेबियन सी में और गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम आपके बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज। सो आज के लिए काफ़ी है इतना। आज हमने 3 तरीके के डिफरेंट बेसिस पढ़े, कैटेगरीज पढ़ी, जिसमें रिवर्स को कैटेगराइज किया जाता है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, मेजर, माइनर और मीडियम, और हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है, क्या क्या डिविजन्स हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज के बीच में क्या डिफरेंस है। देन वी टॉक्ड अबाउट रीजंस कि ऐसा क्या हुआ कि हिमालयन जो ड्रेनेज था, हिमालय का जो सिस्टम था, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या हुआ होगा हिमालयाज के ओरिजिनेट। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स का ओरिजिनेशन भी पढ़ेंगे, हम आगे पेनिनसुलर रिवर्स का भी ओरिजिनेशन पढ़ेंगे। आपको दोनों का ओरिजिनेशन याद होना चाहिए। टेक्निकल ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में बात करी थी किस तरीके से इंडिया मूव करता है। एक सिंगल रिवर होती है, सिंगल रिवर को अपहीवल की वजह से ख़त्म हो जाती है, 3 अलग अलग रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। वेस्ट में अरावली की वजह से इंडस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ईस्ट में मालदा गैप की वजह से ब्रह्मपुत्र और गंगा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और तीनों और वो दोनों वहाँ पे मिलती हैं और साथ में फ्लो करती हैं। That's it for today. Thank you so very much for coming and watching this video. I'm highly obliged to have your presence. Please do like the video if you enjoyed it. Do subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions. They are most welcome. And goodbye and have a nice day.